एनिमे फैन सर्विस यानी कि वो झलक जिसके अंदर एनिमे में फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ही कम कपड़ों में दिखाया जाता है। ये फैन सर्विस हम कई एनिमे के अंदर देखते हैं एंड इवन यू वुड अग्री कि एनिमे की दुनिया में ये चीज काफी कॉमन है। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर एनिमे मेकर्स ऐसा क्यों करते हैं? आई मीन हाँ, सेल्स और लोगों को, स्पेशली यंग लोगों को ये सब देखने में थोड़ा मजा आता है। लेकिन फैन सर्विस के पीछे और भी कई डीप रीजंस हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फैन सर्विस की कहानी कोई नई नहीं है, रादर ये एनिमे इंडस्ट्री के साथ ही इवॉल्व हुई है। इसका सफर 1970s में शुरू हुआ था। 1973 की क्लासिक सीरीज क्यूटी हनी को लोग मॉडर्न फैन सर्विस का पायनियर मानते हैं। इसमें हनी का अनड्रेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक काफी बोल्ड स्टेप था, खासकर तब जब टीवी पे ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थीं। लेकिन इस फैन सर्विस का असली बूम आया 1980s और 1990s के दौरान, और इसे सपोर्ट मिला ओटाकू कल्चर के राइज से और होम मीडिया के आने से। देखो, जब OVAs यानी कि ओरिजिनल वीडियो एनिमेशंस होते थे या फिर DVDs, इनका जमाना आया, तब क्रिएटर्स फैमिली फ्रेंडली टीवी ब्रॉडकास्ट के शैकल से कहीं ना कहीं आजाद हुए। उससे पहले शोज टीवी पे आते थे, पूरा परिवार बैठ के एक साथ देखता था, तो वहां काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। लेकिन अब DVDs है लोगों के पास, अब परिवार के साथ बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनली चीजों को देख सकते हैं। और ऐसे में लोग अपने पसंद के नीश जॉनर जैसे कि इची को होम मीडिया पे देख सकते थे। स्टूडियोज ने इस मौके को भुनाया और DVD सेल्स गोल्ड रश शुरू हो गया। और ऐसे में फैन सर्विस एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल बन गई। मतलब जब आप कुछ ऐसा दिखाओगे तभी तो लोग ल्योर होंगे होम मीडिया को खरीदने के लिए कि भैया पर्सनल DVD खरीदो, घर पे पर्सनली देखेंगे। मार्केटर्स भी कहते थे हमारे DVD शो में वो है जो कि हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, और ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होता था उस टाइम के लिए। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ड्रैगन बॉल 1986 और नारुतो 2002 का कंपैरिजन। पुराने ड्रैगन बॉल में बुल्मा का जो कैरेक्टर था वो काफी सेक्सुअलाइज था। मतलब मैंने भी देखा था इस सीरीज को, इसके अंदर काफी ऐसे शॉट्स थे जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स दिख जाते थे। और हाँ, डबल मीनिंग जोक्स भी बहुत आम बात थी। उसके मुकाबले नारुतो के अंदर फैन सर्विस काफी कम है, और ये बदलते वक्त और ऑडियंस प्रेफरेंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। वक्त आगे बढ़ा और 2015 को तो स्टैटिस्टिकली द वाइल्डेस्ट ईयर इन एनिमे हिस्ट्री माना गया फैन सर्विस के मामले में। लेकिन आज ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और लोगों के बदलते एटीट्यूड के कारण फैन सर्विस में बहुत ज्यादा कमी आई है। क्योंकि जब शोज अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करती है तो उन्हें यूनिवर्सल ग्लोबल रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर जगह के लिए अलग सा चीज बनाओ, अलग रूल्स फॉलो करो। उससे अच्छा है एक स्टैंडर्ड चीज बनाओ जिसमें फैन सर्विस कम होगा, ताकि हर जगह के रूल्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये कि फैन सर्विस का होना या ना होना एक आर्ट फॉर्म से ज्यादा बिजनेस डिसीजन है। अब इस पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि भैया चीजें सिंपल हैं, अगर आप थोड़े बोल्ड सीन्स डालते हो तो इससे कुछ नए व्यूअर्स अट्रैक्ट होते हैं। काइंड ऑफ ट्रू, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। फैन सर्विसेज से स्टूडियोज को सिर्फ शो के थ्रू ही नहीं बल्कि दूसरे एंसिलरी बिजनेसेस से भी प्रॉफिट होता है। इसमें फिगर्स, बॉडी पिलोज और दूसरे मर्चेंडाइजेस की सेल्स शामिल है। बनी इमिलिया या डार्क मैजिशियन गर्ल जैसे कैरेक्टर्स के प्रिंट्स और स्टैच्यूज फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। वहीं रीसेंट टाइम में मित्सुरी या फिर चेनसो मैन के कैरेक्टर्स, ये सब बहुत पॉपुलर है फैन सर्विस के लिए। लेकिन यहाँ एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर फैन सर्विस इतना ही फायदेमंद है तो दुनिया के जो मेजर ग्रॉसिंग एनिमेज हैं लाइक अटैक ऑन टाइटन, तो उसके अंदर फैन सर्विस क्यों नहीं है? वेल, इसका जवाब दो अलग बिजनेस मॉडल्स के अंदर छुपा है। पहला मॉडल है द फैन सर्विस मॉडल, यानी कि ऐसे एनिमे जिनको पता है कि भैया हमारी स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, ना ही हमारे एनिमेशन में उतना जान है, तो हमें एक लॉयल नीश ऑडियंस को केटर करना है, DVD वाले ऑडियंस को, जिनको हम दिखाएंगे कुछ बोल्ड सीन्स और वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारी एक कल्ट फॉलोइंग बन जाएगी, भले ही छोटी सी बने। मर्चेंडाइज, फिगर्स, पिलोज वगैरह बेच के हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे, इवन इफ हमारी स्टोरी बहुत ही नॉर्मल सी है। तो ऐसे में फैन सर्विस यहाँ एक लो कॉस्ट, लो रिस्क टूल है जो शो को लंबे समय तक जिंदा रखता है। बट देन दूसरा मॉडल है स्टोरी फर्स्ट मॉडल, और इसके एग्जांपल है अटैक ऑन टाइटन या फिर वन पीस जैसे शोज जिनकी स्टोरी ही खुद में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका फोकस होता है स्टोरी बनाना, एक बढ़िया वर्ल्ड बनाना, और ये लोग इसके दम पे ही बहुत सारा रेवेन्यू करते हैं, मर्चेंडाइज से इनकी बिक्री होती है एंड ऑल दैट। इस तरह के एनिमेज में आप यूजुअली फैन सर्विसेज नहीं देखेंगे, या फिर अगर होगा भी, जैसे वन पीस के अंदर है नामी का थोड़ा बहुत, तो वो बहुत ही सटल सा होता है, या फिर स्टोरी के लिए डाला गया होता है, या फिर दूसरे लोगों के परसेप्शन को शिफ्ट करने के लिए होता है। लाइक
लाइक सबका फेवरेट कैरेक्टर लूफी नहीं हो सकता ना, नामी भी किसी की फेवरेट कैरेक्टर होनी चाहिए, तो इसलिए डाला जाता है। तो या ये दो मॉडल्स होते हैं जिसपे ये चीजें काम करती हैं ना। फैन सर्विस सिर्फ बिजनेस का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे जापानीज कल्चर और साइकोलॉजी का भी हाथ है। इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है होने एंड तातमे। अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो सॉरी, स्पेलिंग आपको नीचे दिख जाएगा। होने का मतलब है एक इंसान की असली और प्राइवेट फीलिंग्स, जबकि तातमे वो पब्लिक फसाड है जो कि हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जब कोई कैरेक्टर एक्सीडेंटली नग्न हो जाता है या उसकी अंडरगारमेंट्स दिख जाती है, तो ये एक तरह से उसके तातमे के पीछे उसके होने की एक छोटी सी झलक है। ये मोमेंट व्यूअर्स को एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन देता है। तो या काइंड ऑफ डीपर मीनिंग हो गया यहाँ पे, बट या सिंपल यही बात है कि कहीं ना कहीं लोग के अंदर जो अपनी छिपी हुई भावनाएं होती हैं वो इसके थ्रू निकलती है। नाउ फैन सर्विस ओटाकू कल्चर का भी एक प्रोडक्ट है। ओटाकू शब्द एक लॉलीकॉन मैगजीन से आया था जो इस सब कल्चर और सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के बीच के अर्ली कनेक्शन को दर्शाता है। ओटाकू साइकोलॉजी में सेक्सुअल अट्रैक्शन टू फिक्शनल कैरेक्टर्स और उनको फिक्शनलाइजेशन के थ्रू पजेस करने की इच्छा शामिल है। फैन सर्विस इसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी का विजुअल एक्सटेंशन है। कई व्यूअर्स का मानना है कि जिस तरह से एक्शन या ड्रामा देख के एंजॉयमेंट मिलता है, उसी तरह फैन सर्विस के स्टिमुलस से भी इंजॉयमेंट मिल सकता है। और उनके हिसाब से ये कोई शर्म की बात नहीं है। सो यू कैन सी कि कैसे फैन सर्विस ओटाकू सब कल्चर को सपोर्ट करता है। ये कैसे ऑडियंस को केटर करता है जो कि यूजुअली इंट्रोवर्ट होते हैं, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, और उनको कई बार दसाई यानी कि अनअट्रैक्टिव भी कहा जाता है। फैन सर्विस उन्हें एक मीडियम देता है जहां उनकी पसंद को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया जाता है बल्कि वही शो का पूरा मकसद होता है। तभी तो आपने सुना होगा कि कई जो एनिमे फैंस होते हैं उनके बीच एक वाइफू का भी कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह की उनको एक वाइफ चाहिए जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है वैसी होनी चाहिए, जबकि रियलिटी में लड़कियां इसके क्लोज भी नहीं होती। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ फैन कल्चर। अब फैन सर्विस के कई सारे फेमस ट्रोप्स है जो कि हमने कई एनिमे के अंदर देख रखा है। सबसे पहले तो वैसे एनिमेज आते हैं जिनके अंदर स्टोरी लाइन होती है, बट देन एक दो ऐसे हॉट स्प्रिंग या बीच वाले एपिसोड्स आते हैं जहां आपके फेवरेट कैरेक्टर्स आपको बिकनी में दिख जाएंगी। ये क्लासिक फिलर एपिसोड होता है जहां आपके फेवरेट कैरेक्टर्स आपको कम कपड़े में दिख जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जापानीज कल्चर का भी रिफ्लेक्शन है जहां ऑनसेन लाइफ का हिस्सा है। देन दूसरा वे आता है द एक्सीडेंटल फॉल, जो कि हमने ड्रैगन बॉल के अंदर देखा था इनिशियल वाले, एंड आजकल भी हम लोग काफी ज्यादा देखते हैं। जैसे कि कोई कैरेक्टर है, सुंदर सी है, वो अचानक से गिरती है ना, आपको कुछ तो इधर उधर दिख जाएगा, या फिर अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो ट्रिप होकर जो मेन फीमेल लीड है उसके ऊपर गिर जाएगा। मतलब एनिमे के अंदर जो कार्टून फीमेल लीड है। इसका एग्जांपल हम रिसेंटली दान दादान में भी देख चुके हैं, और चेनसॉ मैन की तो बात मत ही करना। देन कम्स मैन सर्विस। जी हाँ, यहाँ जो फैन सर्विस है वो सिर्फ हम मेल्स के लिए ही नहीं बल्कि फीमेल्स के लिए भी होता है। बेसिकली यहाँ मेल कैरेक्टर को एकदम बीच पे दिखाया जाएगा अमेजिंग बॉडी के साथ, जैसा हमने जुत्सु काइसेन में भी देखा है गोजो को। सो या इस तरह के कई सारे ट्रोप्स होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, बट रिडंडेंट हो जाएगा। आप बेसिक मतलब समझ गए होंगे। बट द क्वेश्चन हियर इज कि फैन सर्विस को लेके पब्लिक के अंदर किस तरह की ओपिनियन है। देखो, कुछ लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वहीं कुछ लोग को डिफेंड करते हैं। तो चलो हम दोनों साइड्स के कॉमन पॉइंटर्स को देख लेते हैं कि भैया क्यों लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर क्यों लोग इसको पसंद कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। तो बहुत से लोग फैन सर्विस को पसंद नहीं करते क्योंकि ये कैरेक्टर को बस एक पीस ऑफ मीट बना देता है। फायर फोर्स की तमाकी कोतात्सु का एग्जांपल काफी फेमस है, जो अपनी बैक स्टोरी और पावर्स के बजाय सिर्फ द गर्ल हु कीप्स लूजिंग हर क्लोथ्स के लिए जानी जाती है। इसके अलावा जब फैन सर्विस कुछ ज्यादा ही कर दिया जाता है तो व्यूअर्स का ध्यान प्लॉट से कंप्लीटली हट जाता है। कई शोज जैसे फेरी टेल इसके लिए जाने जाते हैं। देन कुछ व्यूअर्स के लिए फैन सर्विस सेक्सुअल हरासमेंट जैसा फील होता है, खास करके तब जब कैरेक्टर्स अनकंफर्टेबल या मॉडिफाइड हों। बट आई पर्सनली फील कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब एनिमे के अंदर बहुत छोटी लड़कियों को, अंडर एज गर्ल्स को दिखाया जाता है, ऑफ कोर्स थ्रू कार्टून्स ही, लेकिन वहां पे भी अजीब सी चीजें दिखाई जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस मोर ऑफन देन यू कैन इमेजिन। इसके अलावा चीजें और भी एक्सट्रीम चली जाती है, जैसे तेनहाई आप लोग तो जानते ही होंगे, एंड मेनी अदर स्टफ जिस पे मैं नहीं जाऊंगा। बट मेरे ओपिनियन में ये सारी चीजें गलत हैं। वैसे सबकी इस पे अपनी ओपिनियन हो सकती है, आप लोग कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बता सकते हो, बट अगेन आई फील ये चीजें सही नहीं है और मैं तो इस पक्ष में हूं। बट देन देयर आर पीपल जिनको ये सारी चीजें पसंद आती है, और उनका आर्गुमेंट है कि एनिमे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, तो वहां कुछ भी दिखाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोरओवर उनके हिसाब से फैन सर्विस अपने आप में बुरा नहीं है, रादर इसकी एग्जीक्यूशन मैटर करती है। मतलब अगर टेस्टफुली किया गया, सही जगह पे किया गया, तो ये अच्छी लगती है। और कई बार इसके लिए लोग एग्जांपल डीमन स्लेयर का देते हैं।
हैं। मतलब वहां जो मित्सुरी कैरेक्टर है वो फैन सर्विस के लिए है, लेकिन शी इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और हम लोग जानते हैं उनकी ब्रीदिंग स्टाइल क्या है, वो कितना फाइट कर सकती है एंड ऑल दैट, उनके एक्शन सीन्स भी हैं। तो या लोगों का कहना है कि फैन सर्विस अच्छा तब लगता है जब वो प्लॉट के साथ मिक्स हो जाए, कहानी को हिंडर ना करे एंड ऑलरेडी प्लॉट अच्छी हो, उसमें थोड़ी बहुत फैन सर्विस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। बट देन इची और हारम जैसे जॉनर्स में फैन सर्विस इस शो का मेन पॉइंट होता है और उसको डिफेंड करने वाले लोग कहते हैं कि अगर आपको ये सब पसंद नहीं तो मत देखो, कौन आपको फोर्स कर रहा है। तो यहाँ मैंने आपको दोनों साइड्स की ओपिनियंस बता दी है और आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में रख सकते हैं। ओवरऑल इस वीडियो से आप इतना समझ गए होंगे कि फैन सर्विस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, किस तरह से ये कल्चर में टाई डाउन होती है। मतलब ये सिंपल सेल्स जैसी चीज नहीं है, इसकी जड़ एनिमे के बिजनेस मॉडल, कल्चरल नॉर्म्स और टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी में है। फैन सर्विस कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ एनिमे के अंदर नहीं है, हर जगह है। मतलब नॉर्मल मूवीज में भी काफी कुछ ऐसा होता है, ऑल्दो वहां टर्म फैन सर्विस नहीं कुछ और यूज किया जाता है। बट देन अगर एनिमे की बात करें तो ये चीज इवॉल्व जरूर हो रहा है। जब भी शोज नीश मीडिया मार्केट से निकल के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आती है तो उनको ग्लोबल रूल्स फॉलो करना पड़ता है और ऐसे में जो फैन सर्विस होता है वो काफी सटल और कॉन्टेक्चुअल ही रह जाता है। अभी के लिए बाउंड्री पुशिंग फैन सर्विस शायद नीश प्लेटफॉर्म्स और होम मीडिया तक ही सीमित रहेगा और ड्रैगन बॉल जैसे बड़े शो में होना ये हिस्ट्री की ही बात है। नए शोज में ऐसा नहीं हो सकता, वरना हो सकता है बट कई जगह इस पे सेंसरशिप होगा। तो यस, यही थी आज की थोड़ी डिफरेंट वीडियो ऑन द एनिमे फैन सर्विस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो डिफरेंट तो लगी ही होगी, साथ ही पसंद भी आई होगी एंड आप भी कुछ सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।